नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बजट को लेकर। आज हम बात करेंगे कि आज हरियाणा का बजट पेश हो चुका है और सीएम मनोहर लाल की तरफ से आज ये गठबंधन सरकार का दूसरा बजट पेश किया गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कहा जा रहा है कि 13% का इस बार इजाफा बजट में किया गया है। पिछले साल के अगर हम बजट की बात करें तो 1,42,000 करोड़ का बजट था, जबकि इस साल का बजट 2021 का बजट 1,55,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। और इस बार बजट में बहुत सारी चीजों को और ऐड ऑन किया गया है। यहाँ पर बुजुर्गों की जो पेंशन थी उसमें इजाफा किया गया है, 2500 रुपए इस बार बुजुर्गों की पेंशन को कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर योजना विभाग के लिए 446 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कला एवं संस्कृति के लिए 19 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण के लिए 145 करोड़ रुपए इस बजट के जरिए दिए गए हैं। पुरातत्व अभिलेखागार के लिए भी यहां पर 74 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके अलावा पर्यटन के लिए 113 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार बजट में किया गया है। नगर ग्राम योजना के लिए 121 करोड़ रुपए, पुलिस विभाग के लिए 5,779 करोड़ रुपए दिए गए हैं। श्रम विभाग के लिए 71 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए 10,798 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और साथ ही अगर रोजगार की बात करें तो पिछले साल सरकार की तरफ से बजट के दौरान ये कहा गया था कि 25,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी निजी क्षेत्रों में, और इस बार के बजट में सरकार की तरफ से इस आंकड़े को बढ़ा दिया गया है। 25,000 की बजाय ये आंकड़ा अब 50,000 कर दिया है। सरकार ने कहा है कि 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्रों में इस बार रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा इस बार के बजट को अगर हम देखें तो पूरी तरीके से कोरोना काल में जो स्थिति खासतौर पर स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर की जो थी उसको ध्यान में रखते हुए अब की बार हेल्थ सेक्टर पर पूरा फोकस यहां पर किया गया है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बजट कैसा है, लोक लुभावन है या वाकई में कैसी प्रतिक्रियाएं इसकी आ रही, ये तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। इस पर हम एक सार्थक चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कौन कौन जुड़ेंगे उनका परिचय आपसे करा देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ खबर फास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट सतबीर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्री RK आर्या और पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार इंद्रवेश दुहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी और सबसे पहले मैं यहाँ पर RK आर्या जी आपका रुख करना चाहूंगी। आपसे हम जानना चाहेंगे आज जो हरियाणा सरकार का बजट है 1,55,000 करोड़ रुपए का, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? पहला रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे। देखिए कि 13% का ग्रोथ किया है। जो बजट एस्टिमेटेड था वो 1,37,000 करोड़ का था लास्ट, और उसके ऊपर अगर आप 13% जोड़ दें तो 1,55,000 करोड़ बनता है जी। और खट्टर साहब ने जरूर कहा है कि ये 3% के अंदर हम कोशिश करेंगे, जो वित्तीय घाटा है उसके अंदर रहे जी। अब सवाल ये है कि कई स्कीम जैसे खोली हैं उसके ऊपर एलोकेशन नहीं है, जैसे रिचार्जिंग करना है रिवर्स को, ट्यूबवेल्स को और बायोमास, बायोगैस, ये सब करने का है जी। इसके ऊपर क्या एलोकेशन होगी, इसका क्या सा स्वरूप होगा, ये जैसे जैसे बजट इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा तभी पता चलेगा। 50% स्कीम ऐसी है जिसके ऊपर एलोकेशन नहीं है, 50% है जिनके ऊपर एलोकेशन है जी। उसके ऊपर अगर आप एजुकेशन का देखें जिसके ऊपर 17,000 करोड़ स्पेंड होने हैं, उसमें शायद मेडिकल कॉलेज होंगे, और वो जो उसके मेडिकल कॉलेज के साथ जो हॉस्पिटल अटैच होता है उसका हेल्थ से बजट लिया होगा मुझे लगता है। तो कोई वो ज्यादा विशेष बात नहीं है, और क्योंकि कोई भी कॉलेज जो है आजकल 5,000 करोड़ से कम पे लागत पे नहीं बनता है, वो भी अगर लैंड अगर खरीदी जानी है तो तब होता है 5-1,000 करोड़। जैसे कि आप कल्पना चावला का देखेंगे तो लैंड सरकार की अपनी थी सिविल हॉस्पिटल के पास में जी। तब भी वो ले दे के 1,500 करोड़ पर पूरा हुआ है, पर एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी 600 करोड़ थी जी। तो इस तरह से कई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि बजट जो है, अगला जो बजट आएगा उसमें लोग पूछेंगे कि कई चीजें काफी ज्यादा अधूरी क्यों रह गई, तो फिर से एक नई सिरदर्दी बनेगी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। पर विशेष इसमें ये है कि अगर एग्रीकल्चर लेकिन सर लोग तो अभी पूछ रहे हैं कि जो पहले 2020 का बजट आया था उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया।
वो ऐसा है क्योंकि ये ऐसे राइटिंग है 3 घंटे की खट्टर साहब की, ऐसे राइटिंग में उन्होंने सारा कुछ पढ़ दिया तो लोग, जरूरी बात है वो याद रखेंगे कि अगली बार में क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। बिल्कुल। तो आप इसीलिए मानते हैं कि लोग इस बार बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रिपीटेटिव है, रिपीटेशन हुआ है उनका? वो जो हाफ इम्प्लीमेंटेड कोरोना के दौरान एक्सपेंडिचर कट हुआ है उसकी रह गई होंगी, क्योंकि लगभग 23-24 हजार करोड़ की स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। इसको इन्होंने अपने उसमें लिया है कि मैंने 40,000 करोड़ तक का लोन ले सकता था, 30,000 करोड़ लिया है, तो 10,000 करोड़ हाफ इम्प्लीमेंटेड रहा है, तो लेना चाहिए था ताकि ये जो लोगों आर के आर्य जी लौटेंगे आपके पास, आपकी वीडियो नहीं मिल पा रही, दोबारा लौटेंगे आपके पास, रुक करेंगे आपका। इस बीच यहाँ पर सीमा गिल जी की ओर रुक करते हैं। सीमा जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस बजट को लेकर जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बजट को? बिल्कुल, देखिए प्रीति, जिस तरीके से बजट को जो हम मुख्यतः देखते हैं, प्राथमिकताएं जो सुनिश्चित की गई हैं इस बजट में वो महत्वपूर्ण है। शिक्षा, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य एंड कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की बात की गई है इस बजट में, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जिस तरीके से जो हालात हैं उसमें कृषि एंड जो स्वास्थ्य है वो अपने आप में प्राइम फोकस होना भी चाहिए था। हम बजट आने से पहले भी इस बात को लेकर चर्चा करें, लेकिन हाँ, एजुकेशन को भी मुझे लगता है कि प्राइम फोकस जिस तरीके से मिलना चाहिए था उससे थोड़ा सा मेरी उम्मीद से थोड़ा कम लगता है मुझे। लेकिन हाँ, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ एक अपने आप में बड़ा इशू है, जिसको इस बजट में कोशिश की गई है मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये बताने की कि वो उनका प्राइम बिंदु रहेगा। क्योंकि देखिए, दरअसल जो है हरियाणा जैसे राज्य की अगर हम बात करें प्रीति, तो इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो एसेंशियल नीड्स हैं आम आदमी की, उसको फोकस करने की ज़रूरत है। बट जो सबसे बड़ा मुद्दा आप देख रहे थे, जो रिएक्शंस हम जनता की तरफ से ले रहे थे, उसमें ज़्यादातर प्रीति आपने देखा होगा कि लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि कहीं टैक्स पे किस तरीके से क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो केंद्र की सरकार से जो मैक्सिमम जो असर होता है, जो उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं, तो उसमें आपका डीजल, पेट्रोल एंड जो जितने भी टैक्सेज हैं जो केंद्र की तरफ से लगे, तो उसकी वजह से महंगाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है। और उस पर जो ये अब जो डेवलपमेंट चार्जेज अलग से लगाए गए हैं और कोरोना के, तो उसको सबको लेकर के एक मिला जुला असर है। लेकिन स्टेट इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, अपने लेवल पे जो उनके टैक्सेज है वो किस तरीके से कम कर सकता है, कहाँ सब्सिडी दे सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक आम आदमी को आज की डेट में यही है कि इनकम उसकी कम हो गई है, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, रोजगार की अपॉर्चुनिटी उस तरीके से नहीं मिल रही है, तो उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाएगा, एक डिमांड एंड सप्लाई को किस तरीके से मार्केट में बैलेंस किया जाएगा। क्योंकि एक आम आदमी के हाथ में अगर कुछ पैसा ही नहीं है तो मार्केट में वो खर्च क्या करेगा, और खर्च नहीं करेगा तो डिमांड नहीं क्रिएट होगी, डिमांड नहीं क्रिएट होगी तो सप्लाई की जरूरत ही नहीं। सप्लाई जो ऑलरेडी है वही अगर मार्केट में नहीं बिकेगा तो नई सप्लाई के लिए कहाँ से अपॉर्चुनिटी होंगी, तो फिर रोजगार डेवलप नहीं होगा। तो ये पूरा जो चेन है उसको मुझे लगता है फोकस करने की जरूरत है। बजट में जो मुझे मुख्यतः मैं देख पा रही हूँ कि एजुकेशन को लेकर के बात की गई है। उम्मीद हम यही करते हैं, क्योंकि बजट से पहले मुझे लगता है कि मैक्सिमम हमारा जो डिबेट का जो पॉइंट था, केंद्र बिंदु था, वो यही था कि बजट जो मर्जी आए लेकिन उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से ये प्रमुखता से कहा गया है कि जो बजट है उसके जो क्रियान्वयन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको प्रॉपर तरीके से लिया जाए और टारगेट ओरिएंटेड किया जाए। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि जो भी बजट सरकार लेके आई है इस वक्त में, उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से हो, ताकि जो भी रिजल्ट या टारगेट सरकार लेके चल रही है वो पूरी तरीके से समयबद्ध तरीके से पूरे पर सरकार की तरफ से जोर दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम हेल्थ की बात करें तो पूरा फोकस यहाँ पर इस बार हेल्थ सेक्टर पर सरकार का रहा है। कोरोना काल के दौरान जो परिस्थितियाँ हुई हैं और जिन चीज़ों को सरकार ने देखा, जो कमियाँ थी, उनको दूर करने की कोशिश इस बार बजट के जरिए की गई है। हेल्थ एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं, सतबीर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतबीर जी, स्वागत है आपका। और आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को, जो हेल्थ सेक्टर के लिए इस बार स्पेशल दिया गया है, वृद्धि की गई है, इस बार फोकस का पॉइंट इस पूरे बजट का हेल्थ सेक्टर ही रहा है, क्या इससे अब सुधार की उम्मीद की जा सकती है? धन्यवाद प्रीति जी। जी, मैं इसमें पहली कमेंट तो ये देना चाहूंगा, केवल कहने से कि हेल्थ को तरजीह ज्यादा दी गई है जी, ये बात नहीं बनती जी, जगलरी करने से बात नहीं बनती। पर चांस जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट का बजट जिस दिन पेश हुआ था उस दिन भी मैं आपके चैनल पर था, जी, बाद में देखने में पता लगा कि बजट में कोरोना बीच में डाल दिया जी, उसी बजट में। जी, अब ये कह रहे हैं हमने 13% इंक्रीज किया है। जी,
जब टोटल लेआउट जो इंक्रीज हुई है खुद ही, पिछली बार 142 थे, इस बार 155,000 करोड़ है। जब टोटल लेआउट इंक्रीज हुई है तो 13% तो हेल्थ का बढ़ना बनता ही था। जी हम सिर्फ 4% 5% टोटल बजट का हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं। जी तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई है। प्रायोरिटी किस तरह दी गई है, उतने का उतना बजट रखा है आपने लगभग, बीच में आपने कोरोना डाल दिया, और बीच में जब हम डिटेल में जाएंगे, सैनिटेशन है, उसमें डस्टबिन है, जो इस प्रकार की चीजें हैं, टॉयलेट बन रहे हैं, उनको भी हेल्थ बजट में डाल दिया जाएगा जो पब्लिक हेल्थ के इश्यूज हैं। तो इस प्रकार से जगलरी करके दिखा देना कि हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई है, उससे बात नहीं बनेगी। अब 300 मेडिकल अफसर के नए पद सृजित किए हैं, जी जबकि जो पहले सृजित पद हैं वो तो आपके खाली पड़े हैं, जी बार बार ऐड कर रहे हो, वो भरे नहीं जा रहे। मेडिकल अफसर के पद हैं या डेंटल सर्जन के हैं या एसएमओ के हैं, कितने सारे पद पहले ही खाली पड़े हैं, और आप कह रहे हमने और क्रिएट कर दिए जो पहले तो भरे नहीं गए। और क्रिएट करने का, ये कागजों की बात करने का कोई फायदा नहीं। और इसी प्रकार हॉस्पिटल में दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध होने चाहिए, और पेरिफेरी में ज्यादा उपलब्ध होने चाहिए। माल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिविल हॉस्पिटल में तो डॉक्टर जरूरत से ज्यादा लगे हुए हैं, सीएससी में थोड़े थोड़े ठीक लगे हुए हैं, और पीएससी और पेरिफेरी में डॉक्टर लगे ही बहुत कम हैं। और जो लगे हुए भी हैं, कोई डेपुटेशन पे है, कोई 2 घंटे आता है, कोई 4 घंटे आता है, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी दी जा रही है। जी ये सिर्फ जगलरी करने से कि 13% बजट इंक्रीज हो गया है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। तो इसी पे मैं एक जानना चाहूंगी क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, और मुझे लगता है कि अभी जिस वक्त पूरा साल हम कोरोना काल से गुजरे हों, उस वक्त में अगर हेल्थ को उस तरीके से नहीं देखा जा रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी भी आपको इस बजट में बहुत कुछ हेल्थ को लेकर नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो हेल्थ के जो आंकड़े हैं और हेल्थ की जो फैसिलिटी है आम आदमी के एवरेज में अगर उसको देखा जाए तो वो अभी बहुत दूर है। तो क्या इस वक्त में पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप पर किसी तरीके से काम करने की जरूरत है सरकारों को? जो कुछ ऐसे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं और कुछ ऐसे एसोसिएशन हैं जो समाज की सेवा के लिए, क्योंकि मेडिकल सेक्टर अपने आप में अगर प्राइवेट की बात करते हैं तो वो अपने आप में कॉमर्शियल एंगल से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर आज जरूरत है कि सरकार को प्राइवेट सेक्टर्स को साथ में लेके कुछ ऐसे अच्छे हैंड्स जो वाकई समाज के लिए आगे आना चाहते हैं, उनको सबको लेके काम करने की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ दोनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस वक्त। अगर अभी भी काम नहीं किया गया तो देर बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर हमने इसको इसी तरीके से इग्नोर किया लगातार। बिल्कुल सीमा जी, आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया। मैं इसके बारे में 2 मिनट में थोड़ी सी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पहली बात तो है, जब इंश्योरेंस की बात की जाती है, जो भी इंश्योरेंस स्कीम लाई जाती है, वो कभी भी मरीज के या डॉक्टर के हक में नहीं होती। मैं स्पष्ट बात बता देता हूँ, जब भी इंश्योरेंस कंपनी आएगी अपने फायदे के लिए आएगी। तो इंश्योरेंस कोई स्कीम लाई जाती है, बिल्कुल हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है कि जो भी इंश्योरेंस स्कीम लाई जाती है वो प्रो इंश्योरेंस कंपनी लाई जाती है, उसका मरीज को बहुत कम फायदा होता है, सरकार का बजट बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, तो असल में कोई फायदा नहीं होता। अब यही बात प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप की है, चाहे आप स्कूलों की हालत देख लीजिए, चाहे अस्पतालों की हालत देख लीजिए। ठीक है, प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल सरकारी अस्पतालों से बहुत अच्छे हैं, तो होना तो ये चाहिए आप सरकारी स्कूल को और सरकारी अस्पताल को इम्प्रूव करो। वो उल्टा रहा है, आप इनको तो इम्प्रूव करते नहीं है और प्राइवेट को बीच में डाल रहे हैं। इनडायरेक्टली आप गरीब आदमी का फायदा नहीं कर रहे, वो जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनका फायदा कर रहे हैं। और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का भी वही एम है जो इंश्योरेंस का है, उनका एम है कि ज्यादा पैसा कमाना। जब उन्हें करोड़ों रुपए लगा करके बड़ी सारी बिल्डिंग बनाई है, महंगे महंगे डॉक्टर रखे हुए हैं, अच्छी फैसिलिटी दी हुई है, सफाई कर रहे हैं, तो वही चीजें आप सिविल अस्पताल में क्यों नहीं कर देते? और उन अस्पतालों में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, उनमें गरीब आदमी नहीं जा सकता। कहने को आप कुछ भी कह दो, अंत्योदय में चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, लेकिन आम गरीब आदमी उन साफ बड़े बड़े शीशे लगे हुए अस्पतालों में जाने से घबराता है और जा भी नहीं पाता। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय चले जाएंगे, हमारे क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉय भी शायद चले जाएं, और जो बिल्कुल दलित, बिल्कुल छोटा गरीब आदमी है, वो उन अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाता, या पहुंच भी जाता है तो उसको बेचारे को वो सुविधा नहीं मिलती। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इसका हल नहीं है। हल हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस से मिलेगा, हमारे अपने सिविल हॉस्पिटल से मिलेगा। अब पिछले दिनों बात हो रही थी कि
जो सरकारी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फीस 10 लाख रुपए पर ईयर है, यानी कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। होना तो ये चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बेसिक सुविधाएं सरकार को मुफ्त देनी चाहिए। वो मुफ्त देने की बजाय अगर आप उसको धकेल दो कि प्राइवेट वाला करेगा, अब सड़कों में भी तो जो टोल लगे हैं वो प्राइवेटाइजेशन ही तो है। तो जो प्राइवेट कंपनी सड़क बनाएगी वो अपना मुनाफा देखेगी, इसी प्रकार जो प्राइवेट आदमी अस्पताल बनाएगा वो अपना मुनाफा पहले देखेगा, गरीब का फायदा बाद में देखेगा। अब पहले जो बात चल रही थी बजट वाली जी, उससे आप थोड़ा सा शायद मेरे से सहमत हो, तो बजट में अब इसमें ये उल्लेख नहीं किया गया कि 13% इंक्रीज किया है, इसमें से कितना कोरोना पे जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बजट है उसका हो सकता है 30% 40% तो कोरोना ही खा जाए। तो बजट तो एक्चुअली तो अगर 13% बढ़ा दिया और उसका 40% कोरोना में चला गया तो बजट तो 60% ही रह गया ना। तो 60% में कहाँ पर खर्च होगा, कैसे सुविधाएं बढ़ेगी, ये समझना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आप ये जो हमारी जो फोकस्ड है स्वास्थ्य और एजुकेशन, मुझे लगता है सरकारें लगातार कहीं ना कहीं सरकारें क्या, मुझे लगता है पूरा सिस्टम ही चूक कर रहा है, क्योंकि हमारी जनरेशन की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है कि एजुकेशन, हेल्थ और फूड तीनों सेक्टर्स पे बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन आर्या जी, मैं इस पे बात करना चाहती हूँ क्योंकि सरकार के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो सरकार बोल रही है। रिएक्शन ले लेते हैं बजट को लेकर, उसके बाद हम चर्चा को और विस्तार से इस पर बात करेंगे। इंद्रेश जी, आपका भी स्वागत है। बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल जी, जिस प्रकार से बजट को पेश किया गया है उसमें 13% की बढ़ोतरी जो है बताई गई है। ये बढ़ोतरी किस प्रकार से लागू होगी इसकी चर्चा हमारे साथियों ने भी की है। लेकिन आम जनता बजट को कैसे देखती है, उसको स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के क्या मिलने जा रहा है, उसके आंकड़े हमारे सामने आ गए हैं। लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगे, लागू कैसे होंगे, वो एक आने वाले समय में पता चल पाएगा। अब जैसे बुजुर्ग पेंशन का हम जिक्र करें तो 5100 रुपये का जेजेपी और ने वायदा किया था। तो जिस प्रकार से अब बढ़ोतरी 1 अप्रैल से 2500 रुपये के करीब बताई गई है, तो उससे तो तकरीबन 3100 तक ही पहुंच पाएंगे। जब ये सरकार का टेन्योर खत्म होगा तब तक 3100 रुपये ही पेंशन बढ़ पाएगी। और इसी प्रकार मैंने जैसे यमुनानगर और सिरसा में जो मेडिकल कॉलेज की बात की गई है, अब भिवानी में मेडिकल कॉलेज पिछली हुड्डा सरकार के द्वारा मंजूर कर लिया गया था, लेकिन फिलहाल अब इस वित्तीय वर्ष में उसको पैसे जो है अलॉट हुए हैं, काम स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे में यदि ये 5-6 साल दिल्ली योजना रही, 5-6 साल लेट तक लागू होती रही, तो बजट के मायने कहाँ तक रहेंगे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस पे काफी कुछ निर्भर करता है कि बजट किस प्रकार का है, बाकी आंकड़ों का खेल है। जी प्रीति जी, आर्या जी, यहाँ पर जिस तरीके से हम अगर रोजगार की बात करें तो इस बार रोजगार ज़्यादा देने की मंशा सरकार की बजट के जरिए दिख रही है, जो कि हमने पिछले बजट में देखा था। 25,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई थी और अब की बार 50,000 युवाओं को नौकरी देने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है और रोजगार के लिए 884 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। क्या लगता है कि इस टारगेट को सरकार अचीव कर पाएगी? देखिए, जो टोटल लेबर फोर्स है 18 से 60 साल की आयु तक के, उसमें 8 लाख लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं। जी बिल्कुल। अब सवाल ये है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं या वेज एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं या सैलरीड एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं, उसका कोई रोड मैप क्लियर नहीं है। परंतु फिर भी निजी क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्रों में इतने, परंतु फिर भी लगता ये है, मुझे 1 मिनट पूरा कर लेने दीजिए। जी बिल्कुल। कि लगता ये है क्योंकि ये जो क्राइसिस अभी प्रोटेस्ट का हुआ है, फार्मर्स का 4 महीने के आसपास हो रहे हैं, उसको कहीं ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया है। आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का, सॉइल टेस्टिंग का और इनपुट्स को सब्सिडाइज करने का, नाबार्ड से लोन लेकर के रिवर्स को बढ़ाने का, कैनाल को बढ़ाने का, ये और माइक्रो इरिगेशन को स्ट्रेंथन करने की बात है। और पशुधन जो है क्रेडिट कार्ड 1,60,000 का है, उसके अंदर टारगेट को बढ़ाया गया है। तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है यदि पूरा का पूरा खर्चा उसके ऊपर किया जाए, क्योंकि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 37,000 करोड़ 25% ऑफ द टोटल बजट किया है। 13% का जो ग्रोथ है वो सीधा है, क्योंकि
इसका जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो राष्ट्र से जो इंडिया का ग्रोथ रेट है उससे 2% ज्यादा है। और नॉमिनल ग्रोथ रेट जो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट किया है वो 11% है, इसका 13% रहेगा, जो कि जो रियल ग्रोथ रेट है वो फिर से 8% रहेगा। इसीलिए 13% के ऊपर कोई आपको अचंभा करने की जरूरत नहीं है कि 13% बजट में बढ़ाया है, क्योंकि 13% ही ग्रोथ रेट है। आर के आर्य जी, यहाँ रुकना चाहूंगी, एक ब्रेक का वक्त तो चला, वापस आपके पास लौटेंगे। तो हम यहाँ पर बजट क्योंकि आ चुका है, उसके बाद बजट को लेकर रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या वाकई में बजट जो है, कहा जा रहा है 13% इसमें इजाफा किया गया है, और इम्प्लीमेंटेशन पिछले जो घोषणाएं की गई थी उन पर कितना किया गया है, उसकी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर ये भी हम देखना चाहेंगे कि आखिर इस बजट में सरकार की तरफ से जो चीजें कही गई है कि हमने इतने फीसदी बढ़ोतरी की है, क्या वाकई में, अगर उसके हम हकीकत जानना चाहे तो क्या वाकई में उतना सरकार की तरफ से उसमें इजाफा किया गया है या नहीं, ये तमाम चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।